आप जहाँ भी देखिए सारे के सारे गठबंधन अपने आप धराशायी होते जा रहे हैं। वो इसलिए वहाँ सभी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। नहीं, राशन हम बांट रहे हैं। जो राशन इन लोगों की सरकार में, कांग्रेस और सपा की सरकार में किसी को राशन पैसा देने पे नहीं मिलता था। एक महीने आता था, दूसरे महीने नील। 10 साल पहले एक लेबर की पेमेंट थी 100 रुपए, आज उसी लेबर पेमेंट में 55 रुपए। महंगाई कहाँ से बढ़ी है? आज गांव में मोटरसाइकिल की बात छोड़ दीजिए, 4 पहिया वाहन हर दरवाजे पर आपको खड़ी मिलती है। कहाँ गरीबी है भैया? आप देख लीजिए समाजवादी में और चाहे बीजेपी में, आपको 70% नेता सिर्फ बहुजन समाज के मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। आज भी हमारा इकलौता नेता है राहुल गांधी, जो मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है। आपके अंदर क्षमता ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को आप लोग टक्कर दे दें। अब मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पिछली बार तो हम लोग थोड़ा 50,000 के आसपास का मार्जिन था, हम लोग 2 लाख वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। लिख के ले लें विपक्षी। नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। हम अपनी चुनावी पड़ताल लेकर पहुंच चुके हैं इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। और जब प्रयागराज का नाम लेते हैं और लोकसभा का सीट का नाम लेते हैं, जब यहाँ पर चुनाव का नाम लेते हैं, तो याद आता है कि इसी ज़िले ने, इसी शहर ने, इसी लोकसभा क्षेत्र ने कई बड़ी बड़ी हस्तियों को यहाँ से निकाला, कई प्रधानमंत्रियों को निकाला, कई नेताओं को, कई अभिनेताओं को यहाँ से निकाला। मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन की, वो भी यहाँ से सांसद चुने गए। राजशेखर जो प्रधानमंत्री रहे वो भी यहाँ से चुने गए। लाल बहादुर शास्त्री भी यहाँ से चुने गए। मतलब आप अगर प्रधानमंत्रियों की फहरिस्त देखें तो इलाहाबाद का जो नाम है वो बड़े बड़े अक्षरों में दर्ज है। और इसी वजह से इलाहाबाद की जो राजनीति है वो बेहद ख़ास हो जाती है। और जब ख़ास हो जाती है तो यहाँ के लोगों से जब बात की जाती है तो वो भी कुछ अपने ख़ास मुद्दे रखते हैं। मगर जो इस बार का चुनाव है यानी 2024 का लोकसभा चुनाव है, वो चुनाव है एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है। ये सीट जो है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज लोकसभा क्षेत्र, वो कांग्रेस के खाते में आई है। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी ने रीता बहुगुणा का टिकट काट दिया है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्यों काट दिया है। खैर, अब इससे हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से जानेंगे कि जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं वो कितने पूरे हुए। हमारे साथ कुछ नेता भी हैं, वो हमें बताएंगे कि जब वो वोट मांगने जाएंगे तो वो किन मुद्दों पर वोट मांगेंगे, जनता के बीच में अपनी बात कैसे रखेंगे, क्या बताएंगे कि हम जो पिछली बार काम नहीं कर पाए थे वो इस बार कर दिखाएंगे। या फिर जो हमारे साथ विपक्ष के लोग हैं यानी कि कांग्रेस के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं या अन्य विपक्षी दल के लोग हैं, वो हमें बताएंगे कि पिछली बार क्या काम छूट गया था, या अगर उनकी सरकार बन जाएगी तो फिर वो इलाहाबाद को किस तरह से नई दिशा देंगे। और हम यहाँ के लोगों से पूछ लेंगे यहाँ के बारे में, वो खुद बताएंगे कि बेहतर तरीके से इस हांडिया जो क्षेत्र है इसमें कितनी विधानसभा सीटें आती हैं, भदोही जो लोकसभा लगती है उसमें कितनी सीटें आती हैं, यहाँ के लोगों से ही मालूम करेंगे। ये लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। साहब क्या नाम हुआ? मोहम्मद कादिर, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैंने यहाँ पर बोला कि ये जो सीट है वो प्रयागराज लोकसभा क्षेत्र है, तो यहाँ के लोगों ने बताया कि ये भदोही है और चूँकि एक इसका इतिहास है अपना। अगर इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, उसको थोड़ा क्लियर करें कि कैसे ये सीट बटी और कैसे कितने विधानसभा क्षेत्र इधर गए या उधर गए, इसको आप बताएं तो मैं आगे डिबेट करूँ। ये सीट ये आपके जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह इंदिरा जी की सीट थी। ये पहले फूलपुर पार्लियामेंट बोली जाती थी, बाद में जो है ये पटसीमन में ये भदोही में चली गई, हड़िया और प्रतापपुर, ये फूलपुर से कट गया है। और अब तक यहाँ 2 सांसद हो चुके हैं और दोनों सांसदों को क्या कहें, वो विकास ही नहीं के वो नखाना साबित हुए हैं। चाहे बसपा के गोरखनाथ पांडे रहे हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिंद जी रहे हों, ये उनके पार्टी के नेता ही कहते हैं। हम तो लोग तो अब विपक्ष के हैं, जो कहते उनके नेता ही कहते हैं, उनके दल के कार्यकर्ता ही कहते हैं। ये भदोही लोकसभा हो गई है। इस दफ़ा यहाँ परिणाम बहुत ज़बरदस्त, बहुत विकराल उस पर परिणाम आने वाला है। और यहाँ हम तो समझ रहे हैं कि 80 सीट में सबसे ज़्यादा प्रचंड बहुमत से यहाँ विपक्ष जीतेगा। बड़ी बात है क्योंकि एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है वो कह रही है कि हम 80 की 80 लाने वाले हैं, और आपसे सवाल ये है कि आप समाजवादी पार्टी से हैं और आप गठबंधन में हैं कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस के खाते में ये सीट गई है। किस तरह से आप मेहनत करेंगे? तृणमूल कांग्रेस के खाते में गई है, किस तरह से आप मेहनत करेंगे उनके कैंडिडेट के लिए? क्या मतलब क्या अगर कुछ आपका दृष्टिकोण होगा कि अगर आप सरकार में आते हैं तो ये काम करके दिखाएंगे जो पिछली बार छूट गए थे? भैया देखिए, हम यहाँ पर हम लोग जो है भाईचारा प्रेम, यही सबसे बड़ा यहाँ विकास का वो है। और आज तक हड़िया प्रतापपुर, चाहे भदोही हो, चाहे औराई हो, चाहे ज्ञानपुर हो,
सामंतवादी ताकतें सर उठाती हैं, मगर यहाँ का आवाम, यहाँ की जनता उनको दबा देती है। हमारे यहाँ 5 विधानसभा है, जिसमें से 3 समाजवादी पार्टी के कब्जे में है। हम लोग यहाँ कभी सामंतवादी को सर उठाने का मौका ही नहीं दिए हैं। कभी हो सकता है भूल चूक से एक आध चक्कर जीत गए हों, मगर 3 सांसद हुए हैं। माफ़ करिएगा, मैं दो कहा था, यहाँ 3 सांसद हुए हैं। मैं वीरेंद्र मस्त भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, मगर वह व्यक्तिगत बहुत अच्छा था। मैं उसकी तारीफ करता हूँ, मैं इसलिए कि वो व्यक्ति कभी राजनीति के उस पर गया ही नहीं। कोई भी कार्यकर्ता गया होगा, वीरेंद्र मस्त सबकी सुना है। वो सांसद का मैं नाम भूल गया था, माफ़ी चाहता हूँ, वीरेंद्र मस्त। मगर अब वो तो चले गए बलिया से भी उनका टिकट कट गया है। तो इस दफ़ा यहाँ पर जो है परिणाम विपक्ष के पक्ष में जाएगा। यहाँ साहब क्या नाम हुआ? महेश चंद्र पांडे, भारतीय जनता पार्टी का मैं जिला मंत्री हूँ। आपके साथ ही खड़े हैं और आप लोग कह रहे हैं कि इस बार अगर हम 80 यहाँ की मिला लें, उत्तर प्रदेश की मिला लें और फिर 40 बिहार की मिला लें तो हम एक तरफा जीत मार लेंगे। और ये कह रहे हैं कि 80 की 80 सीट पर इस समय इस बार भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होने वाली है। विपक्ष प्रचंड बहुमत से आ रहा है। ये आपके साथी जो समाजवादी पार्टी से आते हैं वो खुद बोल रहे हैं। बहुत सही कहा आपने। वास्तव में हंसी हम लोगों को भी आती है। जब इंडिया गठबंधन बना तो हम लोगों को भी लगा था कि चलिए एक मजबूत गठबंधन होगा जो हम लोगों के साथ में लड़ाई लड़ेगा, और हम लोगों को भी अच्छा लगेगा जब मजबूत हमारा दावेदार सामने का होगा। परंतु कुछ दिन के बाद में आप देख रहे होंगे कि गठबंधन की ऐसी एक एक कड़ी निकलती जा रही है स्वयं। उसके लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ा। बिहार में आप देख लीजिए, बंगाल में आप देख लीजिए, राजस्थान में आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, आप जहां भी देखिए सारे के सारे गठबंधन अपने आप धराशायी होते जा रहे हैं। वो इसलिए कि वहाँ सभी प्रधानमंत्री के दावेदार। जिन राज्यों को आपने गिनाया, महाराष्ट्र को गिनाया, बिहार को गिनाया, लेकिन विपक्ष सवाल खड़े ये करता है कि आप दरअसल वहाँ पर इंडिया गठबंधन से टूट कर कोई नहीं जा रहा है, आप लोग दरअसल तोड़ लेते हैं। ये आरोप लगाते हैं आप लोगों पर कि आप पैसा दे करके खरीद फरोख्त करके सरकारें गिरा देते हैं और सरकारें तोड़ लेते हैं, और इस तरह से आप अपना कुनबा बड़ा कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ होता तो हमारे अटल जी की सरकार जो है गिरती नहीं। अगर तोड़ने वाली बात आती, उस समय भी केवल एक सांसद की कमी थी, और वो भी आपको बता दूं, ओडिशा के मुख्यमंत्री थे, वो सांसद थे लेकिन मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जा करके कांग्रेस के तरफ से वोट दिया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका भी विरोध नहीं किया। वो बोले कि ठीक है, अगर उनकी इच्छा है तो वोट कर लें, हमारी सरकार गिरती है तो गिर जाए, हम फिर आएंगे और मजबूती के साथ आएंगे। और हुआ भी यही। क्या नाम हुआ सर? संतोष मणि त्रिपाठी, महामंत्री खड़िया मंडल। एक सवाल आपसे भी यही है कि जब पिछली बार प्रधानमंत्री जी आए, 2019 का चुनाव हुआ, तब उन्होंने लोगों के बीच में एक बात रखी कि मैं भी चौकीदार हूँ। और जो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर या हर जगह पर लिख लिया कि मैं भी चौकीदार हूँ। लेकिन जब चुनाव ख़त्म हुआ तब दरअसल वो शब्द हटा लिए गए। अब इस बार मोदी जी ने एक नया नारा दिया है कि पूरा देश मेरा परिवार है। मैं बस आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि ये जो अब सोशल मीडिया अकाउंट लोगों ने जो चेंज किया है, ये चुनाव के बाद ये यही रहने वाला है या चुनाव के बाद ये भी हटा लिया जाए? क्यों हटेगा? परिवार है, परिवार रहेगा, हटाने की जरूरत क्या है? पहले चौकीदार हटा लिया गया था साहब, इसलिए बस नहीं है, लेकिन परिवार शब्द जो है वो अलग है और चौकीदार अलग शब्द है। तो परिवार बढ़ेगा कि घटेगा? इसका जवाब लेंगे। आप आगे आइए, परिवार बढ़ेगा कि घटेगा? चूंकि चौकीदार पे मैंने बात करी थी तो उस पर जवाब दीजिएगा। और ये जवाब इसलिए बनता है चूंकि राहुल गांधी ने जब उन्होंने लिखा कि मैं भी चौकीदार हूँ तो राहुल गांधी बोलने लगे कि भाई चौकीदार चोर है, और उन्हें सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ गई। आप लोग बच नहीं पाते, वो कुछ नया खेल जाते हैं और आप लोग उसमें फंस कर रह जाते हैं। इस बार भी तो कहीं ऐसा नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। चौकीदार अगर उन्होंने कहा था तो खुद ही जो है, अब देखिए आप जैसे हरियाणा में देखिए भगदड़ मच गई है, राजस्थान में देखिए भगदड़ मच गई है। इनके खुद सांसद जो है हमारे सब पाले में खड़े हो गए हैं। ये कहाँ की बात करते हैं, कहाँ की बात करते हैं? जहाँ देखिए हिमाचल में देख लीजिए भगदड़ मच गई है, मची है ना, तो किसकी बात करते हैं? हाँ, ये है कि जैसे अब दिल्ली में हमारे साथी केजरीवाल की सरकार है, ये फाइनेंस कर रहे हैं, फाइनेंस करके उस सरकार को गिराएंगे, नहीं गिराएंगे तो वहाँ पर डिक्टेटरशिप करके राष्ट्रपति शासन लगाएंगे।
इनके पास क्या विकल्प है? यही सब करेंगे, और तो कोई रास्ता है नहीं इनके पास। बहुत करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, बहुत करेंगे, पाकिस्तान भारत करेंगे, यही करेंगे। ये कब तक करेंगे? मिट गया रावण, मिट गए मुगल, मिट गए, ऐसी कितने मिट गए। कभी कभी तो ऐसे होता था, डिक्टेटरशिप कांग्रेस भी करती थी, मगर कांग्रेस ने अपने को बदला अब इस समय। आपके साथ आ गई इस वजह से? नहीं, मजबूरी है कांग्रेस की बदलने की, इसलिए कि जो हालात चल रहे हैं वो कांग्रेस, जो सच्चाई की बात है, कांग्रेस को बदलना होगा, और कांग्रेस बदला है, इसीलिए गठबंधन हुआ। सब क्या नाम हुआ? सैफुल अब्बास। सैफुल जी, उधर से जवाब आ रहा है, विपक्ष की तरफ से बोला जा रहा है कि कांग्रेस बदल गई है, कांग्रेस भी पहले डिक्टेटर हुआ करती थी, और इनका कहने का मतलब ये है कि जो अभी मौजूदा वक्त में सरकार है, यानी कि मोदी जी की सरकार है, तो वो डिक्टेटरशिप वाली सरकार, यही तो साहब कहना है आपका, डिक्टेटरशिप बता रहे हैं। किस तरह से आप लोग देखते हैं कि ये डिक्टेटरशिप है या लोगों पे राज करना है, कि एक लोकतांत्रिक देश में अगर कोई डिक्टेटरशिप का आरोप लगाता है तो ये कितना बेहतर है? और फिर कह रहे हैं कि कांग्रेस भी पहले थी, लेकिन अब क्योंकि ये साथ में है तो शायद अब कांग्रेस ने खुद को बदल लिया है। अब सवाल ये है कि इस डिक्टेटरशिप के रहते हुए जब आप इस बार 2024 का चुनाव मान के चलिए जीत जाते हैं या जनता के बीच में जाएंगे, आपका विजन क्या होगा? क्या रखने वाले हैं जनता के बीच में? देखिए, जनता के बीच में विपक्ष टोटल भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। जैसा कि अभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मोहम्मद कादिर साहब ने कहा कि सामंतवाद का नाम लिया, तो सामंतवाद तो कांग्रेस और सपा समाजवादी सरकार के अंदर है, सामंतवाद इनके अंदर है, कट्टरता इनके अंदर है, पक्षपात इनके अंदर है। कांग्रेस को आज ये जो अच्छा कह रहे हैं वो इनके साथ है, इसलिए तो इनकी एक इंडिया गठबंधन नहीं बल्कि गैंग है ये, इसको एक गैंग कहा जाए तो बुरा नहीं है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सर्व धर्म की पार्टी है, जिसको हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान भारत की बात कह के भोली भाली जनता को बहकाने का काम, भ्रम पैदा करने का काम, डर पैदा कराने का काम किया गया, उसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल पूरा करके दिखाया कि न कोई धर्म, न जात, न कुछ, एक राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का नारा है, एक भारत, एक राष्ट्र, एक विचार, और विचारवादी लोगों की पार्टी है और भारतवासियों की पार्टी है। राष्ट्रवादी विचारधारा जिस धर्म, जिस जात के अंदर पाई जाती है वो भारतीय जनता पार्टी को समझता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ में चलता है। और अगर आने वाले वर्षों में 10 से 15 सालों भारतीय जनता पार्टी की सरकार रह जाती है तो न यहाँ सामंतवाद रहेगा, न यहाँ भड़काऊ और कंफ्यूजन पैदा करने वाले लोग रहेंगे, और न यहाँ कोई गैंग गलत ढंग से पब्लिक को कंफ्यूज कर पाएगी। यहाँ पर एक समान शासन होगा, राज्य होगा, पब्लिक को, जैसे कि सौर समाज के पात्र हैं। आप जरा विकास की बात करिए, विकास की बात पे बोल रहे थे, सौर समाज के पात्रों को जो भी योजनाएं मिल रही हैं उसमें कहीं से आवाज उठी हो पक्षपात की तो उसको भी रखा जाए। चाहे जितनी भी योजनाएं हैं, गल्ला, कॉलोनी, पेंशन, उसके साथ साथ गैस से लेकर तमाम बहुत सारी, कहीं पक्षपात हुआ हो हिंदू मुसलमान के नाम पर या स्वर्ण और बैकवर्ड और एससी के नाम पर, तो उसको भी उठाया जाए। दूसरी चीज जो कहा गया, हमारी पार्टी के 2 सांसदों को 2 रूप में यहाँ पे परिचय दिया गया कि मस्त जी अच्छे थे और रमेश बिन जी ऐसे थे। हमारा जो भी स्टैंड है वो अपनी सरकार पर है। हमारी सरकार विकास करती है, हमारा शासन विकास सुरक्षा देता है, न कि हमारा सांसद और विधायक देता। सांसद विधायक हमारे सरकार का हैंड है, वो और सरकार के द्वारा काम वो करता है। अगर कहीं पर किसी ने गड़बड़ किया या कहीं अनदेखी की या कामों में सुस्ती की तो सरकार अब चुनाव के समय उन्हें बदल देती है और जिससे उम्मीद होती है जनता को उसको ले आके टिकट दे देती है। तो हमेशा हर जगह पर सरकार अपना काम करती है, पार्टी अपना काम करती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के रूप में भी काम कर रही है और पार्टी के रूप में। बाकी ये भड़काऊ भाषण या इंडिया गठबंधन का हवा बना करके ये कब तक झूठी नैया आप बहाओगे? पब्लिक भड़काऊ भाषण किसका? भड़काऊ भाषण ये देते हैं, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की बात करती है, पाकिस्तान और इंडिया की बात करती है, और आने वाले वक्त में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं कि चुनाव नहीं होगा तो आरक्षण ये हो जाएगा। अनेक मुद्दे, अभी देखिए लोग क्या क्या बोलते हैं, अभी तो देखिएगा शुरू हुआ है। क्या नाम हुआ सर आपका?
असगर अली अंसारी, समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। असगर अली जी बोल रहे हैं कि आप लोग आएंगे और तो सामंतवाद बढ़ेगा, इनकी सरकार तो सामंतवाद ख़त्म कर रही है। आपकी तरफ से आरोप लगाया गया कि ये जो सरकार है सामंती सरकार है, डिक्टेटर सरकार है, डिक्टेटरशिप चला रही है। और ये भी आरोप जो लगाते हैं आप लोग कि भाई हिंदू मुस्लिम में भेद कर रही है, तो उधर से भी ये बात साफ की गई कि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो दरअसल हिंदू और मुस्लिम में भेद नहीं करती, एक राष्ट्र की बात करती है। तो जब एक राष्ट्र की बात होती है और आप लोग जब आपके तो बड़े नेता ही उत्तर प्रदेश में बोलते हैं हम पीडीए लेकर के आए हैं, उधर से बोला जा रहा है कि हम एक राष्ट्र की बात कर रहे हैं और आप लोग पीडीए लेकर के आ जाते हैं। तो जब पीडीए जैसे ही आता है तो वो तुरंत जातिवाद की तरफ जो है मामला बढ़ने लग जाता है। अब आप इसको अगर क्लेरिफाई करिए, क्योंकि अब अगर मैं आपसे एक बार पीडीए का फुल फॉर्म पूछना चाहता हूँ, आप बताएंगे तो मैं उसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ। पीडीए मतलब पिछला दलित अल्पसंख्यक। बस यही मैं जानना चाह रहा था कि पिछला दलित अल्पसंख्यक, आप लोग अगड़ों को क्यों छोड़ देते हैं? नहीं, हमारी समाजवाद है, समाजवाद है। अब बाकी जोड़ने के लिए तो कौन सा दल ऐसा है जो नहीं। अभी जैसे इन्होंने कहा इन लोगों ने गैंग बनाया, ये गैंग बनाया, ये 25 दल का गठबंधन करे तो इनका गैंगवार नहीं, हम 5 दल का गठबंधन करे तो गैंगवार हो गए। ऐसा कहीं होता है? हम महंगाई का कम करेंगे, हमको 350 रुपया सिलेंडर चाहिए 2014 में, हमको 60 रुपये डीजल चाहिए 2014 का, हमको जो है सस्ता पेट्रोल चाहिए 2017 में, 2014 में जो था 70 रुपये लीटर, हमको वो चाहिए। जनता को और कुछ नहीं चाहिए। महंगाई बताए, बाकी देश तो सब चलाते हैं। देश कांग्रेस ने 70 साल चलाया, ये 10 साल चला रहे हैं। देश सब अपने अपने ढंग चलाते हैं। कोई सामंतवाद अपने आप बताए, कोई गैंगवार बताए, कोई बताए। हमको जनता का लाभ चाहिए। जनता आज महंगाई से जूझ रही है, हमको महंगाई, हमका डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। न जातिवाद न धर्मवाद। ये कांग्रेस गठबंधन ही 70 साल चलाए, फिर चलाएगी। हम आप ये मान रहे हैं ना कि वो खाली अगर महंगाई पर कंट्रोल हो जाए, तो जैसा कि उनका एक ये दावा है अभी अभी कि भाई हम तो एक राष्ट्र लेकर चल रहे हैं, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं है। मतलब आप इन चीज़ों को मान रहे हैं कि इस सरकार में ये बात नहीं, महंगाई एक मुद्दा है तो उसको लेकर आगे महंगाई से लड़ रहे हैं। बाकी तो हिंदू मुस्लिम मुद्दा, सब मुद्दा ये खुद जानते हैं, इनकी पार्टी जानती है। जहाँ इनको नहीं जीतना होगा वो बोल देंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद बोल देंगे जीतने के लिए, वो सब कर लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद कब बोल दिए लोग? नहीं बोलते हैं, समय आता है बोलेंगे, ये कुछ भी बोलते हैं, समय आकर बोल देंगे। लेकिन हमको महंगाई से लड़ना है। हमको देश में महंगाई, जनता त्रस्त है। 2014 में देश में कर्ज कितना था, आज कितना है, उसको ये बताएं। ये कब कम करेंगे? अब कह रहे एक बार और मौका दीजिए, एक बार और मौका दीजिए। अरे कब होगा? जब देश गर्त में चला जाएगा। देश आज कई लाख हजार करोड़ कर्ज में डूब गया है। हमको देश बर्बाद हो रहा है, हमको उसको बचाना है। क्या नाम हुआ आपका? गुलाम मोई, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी, आपने इन दोनों लोगों को कंफ्यूज करके रखा हुआ है। शुरुआत में हो रहा था कि मायावती जी किसके साथ जाएंगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, इंडिया गठबंधन आस लगाए बैठा था कि हमारे साथ आ जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी आस लगाए बैठी थी कि हमारे साथ आ जाएंगी, लेकिन कुछ हुआ कि बहन जी किधर गई ही नहीं, बहन जी तो अकेले ही चल दी। अब अकेले चलने के पीछे कारण क्या है? क्या मतलब आप, लेकिन एक बात जो बहन जी ने बोली थी, मायावती जी ने बोली थी, वो ये बात ज़रूर रखी थी कि चुनाव होने के बाद मैं देखूंगी कौन सी पार्टी बेहतर है और मैं उसके साथ चली जाऊंगी। तो अब आप ये जीतने के हिसाब से बेहतर देखेंगे या कि उनके कामकाज के हिसाब से बेहतर? जो पिछले उनके उत्तर प्रदेश में कार्यकाल के समय में जिस तरह का कार्य विकास और दलितों और पिछड़ों को जो उन्होंने आरक्षण दे के बैकलॉग लगा के उनको जो है नौकरियों में भर्ती दी, इस समय सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। जो उत्तर प्रदेश में रहकर अपने लोगों को और दलित पिछड़ों को जिस तरह की नौकरी मायावती जी ने दिया है, उनके हटने के बाद आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया है। और जो आप लखनऊ देख रहे हैं, अब बताने के लिए लोग बतावें कि वो हाथी का पार्क है, अंबेडकर पार्क है, वो है। लखनऊ को उन्होंने स्वर्ग बना दिया है। लखनऊ को अपनी भी तस्वीर लगवा दी, अपना मूर्ति लगवा दिया। अगर हम हैं अपने घर में, हम अपनी तस्वीर नहीं लगाते हैं। अगर हमने लगवा दिया अपने घर में तो उसमें कौन सी बुराई है? अभी हमारी जो है लोकसभा में अभी हमारा प्रत्याशी नहीं डिक्लेयर, जिस दिन डिक्लेयर हुआ सब पीछे हट जाएंगे और हमारा प्रत्याशी सब पर भारी पड़ेगा। एक सवाल है, आप कह रहे हैं कि आपका प्रत्याशी सब पर भारी पड़ेगा और जो विपक्ष वाले हैं वो आपके लिए ताली बजा रहे हैं, इसका मतलब आप उनके करीब जा रहे हैं। क्या मतलब? अगर करीबी होते तो हम गठबंधन में होते। हम गठबंधन में हम अकेले चुनाव लड़के आपको उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट दिखाएंगे।
ठीक है। अच्छा, एक सवाल आपसे, आपने कहा कि आपका प्रत्याशी आएगा तो सब पीछे हो जाएंगे, है ना? अभी लेकिन आपके कुनबे से 10 सांसद आपके जीते थे पिछली बार, लगातार छोड़ते जा रहे हैं। अभी पिछले मलूकनगर छोड़कर चले गए। ये देखिए, बहुजन समाज जो पार्टी है वो एक फैक्ट्री है, यहाँ प्रोडक्शन होता है। नेता आप देख लीजिए, समाजवादी में और चाहे बीजेपी में, आपको 70% नेता सिर्फ बहुजन समाज के मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। ये यही चीज सब गए हैं या तो समाजवादी में या बीजेपी में, और ये हम बनाते रहते हैं, ये लेते रहते हैं, बस इतना ही फर्क है। हर अपना सामान बनाता है, चले जाते हैं, हम फिर नया लाते हैं। हमारे पास जनता है, हम जीत लेते हैं। आपके अंदर जीतने की क्षमता नहीं है। आप सिर्फ रिश्वत, ईडी, सीडी, बीडी सब लगा के लोगों को डरवा धमका के अपने पार्टी के अंदर जोड़ने की कोशिश करते हैं। जी बात कर रहे हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? मैं डॉक्टर क्रांति तिवारी। क्रांति तिवारी जी, अगर आपसे आपके नाम के मुताबिक ही पूछें कि आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, अगर आपसे कहें कि वो पार्टी अगर सत्ता में है, आपकी पार्टी यस बिल्कुल में, यानी भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट 25 साल तक रहने भी वाली है। किस तरह की आगे 25 साल में क्रांति करेंगे आप? निश्चित तौर पे हम पिछले 10 वर्षों से हम सरकार में हैं, और हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य पहले दिन से नरेंद्र मोदी जी का था, गरीब कल्याण के लिए संकल्पित सरकार हमारी रही है। हम किसी दल को, किसी नेता को उपकृत करने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं कि हमारी समाजवादी वाहवाही करे और कांग्रेस करे। हमारी जनता वाहवाही करे, हम वो करने राजनीति में आए हैं। इसीलिए हमने 11 करोड़ शौचालय दिए, 4 करोड़ से ज़्यादा हमने आवास दिए, लगभग 9 करोड़ हमने उज्ज्वला गैस दिया। आज पिछले 4 वर्षों से फ्री राशन मिल रहा है, अगले 5 वर्षों तक फिर मिल रहा है। तो हमारी सरकार पूर्ण रूप से गरीब कल्याण के लिए संकल्पित है। और मैं एक जवाब और दे देना चाहता हूं। अभी समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि यहाँ प्रत्याशी बदल दिया गया। हमने तो प्रत्याशी बदला, आपने तो ऐसे दल को यहाँ टिकट दे दिया जिसका कोई अस्तित्व नहीं। पता चला कौन प्रदेश अध्यक्ष तृणमूल कांग्रेस का है, कोई बता नहीं पाएगा। लेकिन ये टिकट दे दिया गया, इसलिए दे दिया गया है कि इन्होंने अपनी हार स्वयं स्वीकार कर ली है। अभी बताया गया कि 3 समाजवादी पार्टी के विधायक हैं इस लोकसभा क्षेत्र में, 5 विधानसभाएं हैं। क्या ऐसी मजबूरी थी तृणमूल को देने की? इसका मतलब आपके पास कोई प्रत्याशी ही नहीं था, और आपके अंदर क्षमता ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को आप लोग टक्कर दे दें। अब मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पिछली बार तो हम लोग थोड़ा 50,000 के आसपास का मार्जिन था, हम लोग 2 लाख वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। लिख के ले लें विपक्षी। चलिए इसका जवाब हम ले लेंगे। और जो तृणमूल कांग्रेस को लेकर के आपने सवाल किया है, वो हम विपक्ष से सवाल पूछेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे, आपने जो किया है, चूँकि आप इनके साथी हैं, तो आपसे जवाब। इन्होंने बोला कि उज्ज्वला गैस हमने दी, इन्होंने बोला कि हमने कुछ संख्या गिनाई कि इतने शौचालय दिए। लेकिन सवाल ये है कि उज्ज्वला गैस जो आपने दी, अगर आज कोई सिलेंडर भराने जा रहा है तो वो कितने रुपए का सिलेंडर भरा रहा है साहब, है ना? 603 रुपया सब्सिडी। यस। लेकिन कितने लोग को सब्सिडी मिलती है, ये बताइए। उज्ज्वला गैस कितने लोगों को मिली? 9 करोड़ लोगों को सब्सिडी मिलने जा रही है, जो हमारे गरीब तबके जा रही है, मिल रही है, जा नहीं रही, मिल रही है। ये आउट ऑफ टंग हो गया, मिल रही है। लेकिन जो हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं कि हमारे भारतवर्ष पे इतना कर्जा हो गया है, क्या पूरा डाटा है क्या इनके पास? थी तो 70 साल कांग्रेस की सरकार, और वो बता दे कि कितना विकास किया गरीबों के लिए। उन्हीं को प्रधानमंत्री खड़े होकर मन से कहा करते थे कि मैं 1 रुपये भेजता हूँ, जनता के बीच में 15 पैसे पहुँचता है। बता दे क्यों पहुँचता था 15 पैसे? और आज हमारे मोदी जी का नारा है कि मैं अगर 1 रुपया भेजता हूँ सीधे गरीब, अंत्योदय का मतलब अंतिम पावदान तक हमारा जो लाभ है, जो मैं योजनाएं चलाई हैं हमारी सरकार ने, वो अंतिम पावदान तक पहुँच रहा है, सीधे उसके खाते में पैसा जा रहा है। आपके हिसाब से वो गरीबी नहीं बची? गरीबी बिल्कुल नहीं, जो कुछ बची है हम अगले सत्र में करने जा रहे हैं पूरा। सवाल आपसे कर ले रहे हैं, आपने कहा गरीबी नहीं बची, तो राशन क्यों बांट रहे हैं? नहीं, राशन हम बांट रहे हैं। जो राशन इन लोगों की सरकार में, कांग्रेस और सपा की सरकार में, किसी को राशन पैसा देने पे नहीं मिलता था। 1 महीने आता था, दूसरे महीने नील। लेकिन आज हमारी सरकार ने पूरा हर महीने फ्री राशन दे रही। कहाँ से राशन आ रहा है? वो कहते थे है ही नहीं राशन, राशन सड़ जाते थे, लेकिन गरीबों को देने का नाम नहीं लेते थे। क्यों भाई? क्या हमारे देश में गरीबी नहीं है? अन्य देशों में गरीबी नहीं है? हर जगह ऐसा नहीं है कि सब पूरे धनवान ही है, हमारे यहाँ सब धनाढ़ पड़े हुए हैं। कुछ न कुछ % गरीबी हर देश में रहती है। वो है, जो कुछ भी है हम लोग उसका पूरा करने का काम करेंगे। और एक जवाब मैं भाई साहब का देना चाहूँगा कि जो उन्होंने कहा कि परिवारवाद और चौकीदार पे आपने क्वेश्चन किया उनसे, तो चौकीदार का नारा हटा नहीं। हम लोग तो चौकीदार ही हैं, हमेशा जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन इन्होंने कहा मोदी जी और योगी जी के पास परिवार नहीं है। उन्होंने नारा दिया कि 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है। तो इसमें हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ से आ गई?
कहाँ है हिंदू मुस्लिम? 140 करोड़ जनता है, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग हमारे साथ हैं। आता है, मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये बात करी है तो मैं आपसे इसका जवाब ले लूँगा कि हिंदू मुस्लिम ऐसे आता है कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं तब जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो बोलते हैं कि भाई ये चुनाव है 80 बनाम 20 का, तब फिर ऐसे हिंदू मुस्लिम आता है और उनको सपोर्ट करते हैं खुद प्रधानमंत्री जी आकर के, या जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, इसी नारे पर आकर चुनाव लड़ा जाता है, ऐसे हिंदू मुस्लिम आ जाता है। तो शायद इससे बचना चाहिए। किसने कहा 80 बनाम 20 का है? ये बताइए आप। सुने होंगे। बिल्कुल नहीं, आप बताइए अगर आपने सुना। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है आप पे, विपक्ष अगर आप ये बताइए 80 बनाम 20 का, आप विपक्षी दलों के बयान अगर सुनेंगे तो आपको तमाम बयानों में मिल जाएगा। 80 बनाम 20 का ये पहला शब्द है जो आप बोल रहे हैं। अफसोस है कि चौथे स्तंभ में है वो आप बोल रहे हैं, तो आपके पास प्रमाण होगा, आप ही प्रस्तुत कर दीजिए। बिल्कुल ले लीजिए। जी, ये जो 80 बनाम 20 की बात थी, आप लोगों ने जमकर उस समय जो है आरोप लगाए थे इन पर कि भाई ऐसे डिवाइड किया जा रहा है, कौन है 80 कौन है 20। जो आपके बड़े बड़े नेता रहे उन लोगों ने भी ये सब आरोप लगाए। तो इसका आप अगर ये कह रहे हैं कि इसका प्रमाण है तो जवाब दे दीजिए, तो या तो फिर आरोप मत लगाया करिए, है ना, क्योंकि हमको आप लोगों की बातें पूछनी पड़ती है और फिर हम लोग पे आरोप लग जाते हैं। जी, मेरा नाम महेश शुक्ला, मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। रही बात 80 और 20 के नारे की, तो हम पहले आपको ये रोकना चाहते हैं कि ये देश के चुनाव के मुद्दे के ओछे क्रम हैं। आप मीडिया को ये हिदायत देना चाहते हैं कि आप जनरल मुद्दों पर बात करिए। रही बात हमारी भारतीय जनता पार्टी के सारे सहयोगी नेताओं ने कहा विकास की बात, तो विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के सबसे ताकतवर मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। उन्होंने आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस देश में अच्छे कॉलेज नहीं है, इस देश में पानी पीने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता। गडकरी साहब भारतीय जनता पार्टी के सबसे ताकतवर मंत्री हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे साथी बैठे हैं। तो यदि आप गडकरी जी के बयानों को देखते हैं, इस देश हित में जो अपने बयानों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं, अगर आप उनके बयानों को देखते हैं, गडकरी जी के बयानों को पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के विकास की कलई खुलती है। दूसरी बात हम आपसे करना चाहते हैं, लोकतंत्र के सिद्धांतों और मूल्यों को जिस तरह से हमारे साथियों ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हम सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, मूल्यों की राजनीति करते हैं। महाराष्ट्र की बात की गई, जिस तरह 4 बजे भोर में फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया, भारतीय लोकतंत्र की गरिमा का हनन किया गया। आपने देखा 48 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बैकफुट पर जाना पड़ा। जो इनका मुख्य मेनू घोषणा पत्र है, भय मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त, जो कभी कहा करते थे कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों में से हैं, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, सारे दलों के दागी नेता, जिन दागी नेताओं को दल निष्कासित करता है, भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो मोदी रूपी मशीन में तुरंत धुल दिए जाने का काम किया जाता है। दूसरी बात, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दलाली करना बंद करें। तो इससे आप निश्चित तौर पर समझ सकते हैं कि संगठन जवाब ले लूंगा साहब, जवाब ले लूंगा। कार्यकर्ता और बड़े नेताओं के बीच में बड़े, आप जवाब बोल रहे थे, मैं जवाब ले लूंगा, आप बस 1 मिनट रुक जाइए। तो जिस तरह से देखिए भाई, आप मीडिया हैं, पेपरों में छपा था, हेडलाइनों में छपा था। हम अप्रामाणिक या अप्रत्याशित बातें दूसरे दलों की तरफ नहीं करते, हम गुटनिरपेक्ष हैं, हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। रही बातें कांग्रेस की, हमारे कई साथियों ने कहा कि कमज़ोर हुई, मजबूत हुई। आज भी हमारा इकलौता नेता है राहुल गांधी, जो मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है। दूसरे पार्टी के नेताओं की मोदी की हैकड़ी के आगे निश्चित तौर पर बोलती बंद होती है। रही बात जो हमारे भाई कह रहे हैं 9 करोड़ सिलेंडरों की,
सब्सिडी की, अगर आप इस जनता के सच्चे हितैषी, हमने माना आप सब्सिडी दे रहे हैं, हमने माना आपने निःशुल्क सिलेंडर दिया, लेकिन जो आप सब्सिडी हमारी काट कर लौटा रहे हैं, अगर हमारी गरीबी पर इतना ही मरहम लगाने का शौक है तो उतने दाम कर दीजिए। हमारे पैसे ही लेकर हमें लौटा कर हमें आप मंचों से वाहवाही दे। 1 मिनट और रोकना चाहते हैं। हमारे एक साथी ने कहा कि राजीव गांधी ने स्वीकार किया कि 15 पैसे आते हैं। हमारे कांग्रेस का इतिहास रहा है, यदि हमारे अंदर जो गलतियां होती हैं, जब भी हमारे गठबंधन की सरकारें थी, हमारे जिन मंत्रियों के ऊपर दोष का आरोप लगा, हमने उन्हें मंत्रिमंडल से अपदस्थ करने का काम किया। लेकिन हमारे जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, हमारे ओम प्रकाश राजभर जी पानी पी पी कर भाजपा को कोसते थे। चुनाव आया, समाजवाद के साथ गए, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ, पुनः जाके हमारे योगी आदित्यनाथ जी की गोद में पुनः मंत्री का दर्जा लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने लंबा चौड़ा बोला और कई सवाल खड़े कर दिए। बीच में आप कुछ बोलना चाह रहे थे उनके विषय पे। जी बोलिए, कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। जैसे महेश जी ने कहा, वो हमारे बड़े भाई हैं। राजनीतिक हम लोगों की विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन हम सब हैं एक। उन्होंने जैसे नितिन गडकरी जी को कोट किया, तो नितिन गडकरी जी को उन्होंने कोड किया। मैं अभी डिबेट चाहे जितना देर चले, मैं चाहता हूं कि वो गूगल करके वो निकालें वो डाटा, बिल्कुल इसी समय दिखाइए और मैं देखूंगा, उसका काउंटर मैं उस समय करूंगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि चलिए, आपके पास वक्त है, तब तक आप लोग ढूंढ लीजिए विपक्ष का जो भी आरोप लगाया गया है, और ढूंढ लीजिए, दिखा दीजिएगा। ढूंढिए। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे कांग्रेस के हमारे मित्र ने कहा कि राहुल गांधी की बात, अभी 2 प्रवक्ताओं ने पार्टी छोड़ी है कांग्रेस, दोनों प्रवक्ताओं ने कांग्रेस छोड़ी है। क्या आरोप लगा कि उन्होंने छोड़ा है? उन्होंने कहा कि हमारी राहुल गांधी से संवाद पिछले 2 वर्षों से नहीं हो पा रहा था। मतलब नेशनल मीडिया पैनलिस्ट गौरव बल्लभ और एक गुप्ता जी थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी और उन्होंने आरोप क्या लगाया? उन्होंने आरोप लगाया कि हमारी राहुल गांधी से 2 से 2.5 वर्षों से संवाद ही नहीं हुआ। तो ऐसे जैसा लोकतांत्रिक बयान अभी दे रहे थे, पहले अपने दल में तो लोकतंत्र ले आए। इसमें एक सवाल है, ये मैं आपसे पूछूंगा कि अभी शुरुआत जब हुई थी इस डिबेट की, तो वहाँ पर ये बात कही गई थी कि जो हमारी पार्टी के नेता हैं वो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। बसपा के जो अभी यहाँ पर लोग खड़े थे, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के नेता ही जाते हैं और सपा के जाते हैं भाजपा में। इस तरीके से उन्होंने बात की। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो ज़्यादातर उम्मीदवार हैं, ज़्यादातर सांसद बनाए जाते हैं, मतलब जिस तरह से भी नेता बनाए जाते हैं, यहाँ तक तो मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं, ये दूसरी पार्टियों से लेकर के धीरे धीरे आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी खुद से ज़्यादा जो है अपनी विचारधारा वाले नेताओं को छोड़ करके और दूसरे दलों के नेताओं को अपने पास शामिल कर लेती है? जबकि आप लोग तो कहते हैं कि विचारधारा की लड़ाई है। अगर विचारधारा की लड़ाई है तो कांग्रेस की विचारधारा, जिसके आप लोग खिलाफ रहते हैं, उनके नेताओं को आप ले लेते हैं, और फिर और ऐसे कैसे हो जाता है कि 2 दिन में या 4 दिन में कांग्रेस के नेता की विचारधारा आपकी विचारधारा से मैच कर जाती है और वो नेता बढ़िया हो जाता है? देखिए, नेता भी पब्लिक के बीच से आते हैं, और जो एमएलए एमपी लड़ने वाले, सांसद और विधायक का इलेक्शन लड़ने वाले जो भी नेता हैं, वो पब्लिक के बीच से ही आते हैं, किसी परिवार और किसी समाज का से ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाते हैं। शुरुआत राजनीति की कहीं से की, लेकिन जब वो किसी पार्टी के तह तक घुसते हैं तो उनको कहीं पर घुटन सी महसूस होती है। और वो भी ये देखते हैं कि जिस पार्टी की मैंने राजनीति शुरू की थी, उसके अंदर कितना डिक्टेटरशिप और सामंतवाद है और कितना दोगलापन है, तो वो भी उबते हैं। तो पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर के वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं। और भारतीय जनता पार्टी उनमें अगर कहीं पारदर्शिता और सच्चाई देखती है तो उन्हें जरूर मौका देती है। आपका एक सीधा सीधा जवाब था, लेकिन मेरा सवाल ये था कि कहीं ना कहीं आप लोग विचारधारा से कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। मेरा सवाल ये था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है जो खुद दावा करती है। कांग्रेस पार्टी भी कहती है हम विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। आप दोनों की विचारधारा अलग है, तो कैसे, फिर मैं इसका जवाब दीजिए कि कैसे 2 दिन में लोगों की विचारधारा बदल जाती है? वही हिमंता बिस्वा शर्मा जो पहले भारतीय जनता पार्टी को कोसा करते थे, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। वही जो रोहन है वो आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। वही गौरव बल्लभ आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, फिर ठीक हो जाते हैं। अचानक से कैसे विचारधारा बदल जाती है, ये जानना चाहते हैं, सब लोग जानना चाहते हैं। वो व्यक्ति के रूप में आते हैं, वो किसी समाज से आते हैं, वो हमारे इसी भारतीय समाज का एक हिस्सा हैं। लेकिन हमारा किसी दल से कोई गठबंधन होता है क्या?
या किसी दल की विचारधारा से हमारा कोई गठबंधन होता है क्या? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा है, समता मूलक एक विचारधारा रखती है, एक भारत सशक्त भारत का नारा देती है। तो वो कांग्रेस या सपा या किसी से वो इस तरीके से गठबंधन तो कभी कर नहीं सकती, या उनके विचारधाराओं से राजी हो नहीं सकती। और कांग्रेस और सपा को अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पसंद है तो वो अपना विलय कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कर सकती। क्या नाम हुआ सर आपका? मन्नान अंसारी, मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से एक बात पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से एक बात पूछना चाहता हूं। नेता सुनिए, नेता अगर कांग्रेस में है, समाजवादी में है, बसपा में है, वो भ्रष्टाचारी है। रातों रात वो बीजेपी में अगर पहुंचता है तो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, वो स्वच्छ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसका जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास। एक सेकंड, इस आपके जो आपका सवाल है या जो आपका जवाब है उसका जवाब हम ले लेंगे, लेकिन इस सवाल में ही एक जवाब ये है आपके लिए है कि मान लीजिए ओपी राजभर पर सवाल खड़े किए गए, मान लीजिए आप अगर भ्रष्टाचारी किसी नेता की बात कर रहे हैं, आप हो सकता है अजीत पवार की बात कर रहे हो, इनके पास गए धुल गए, लेकिन मान के चलिए अगर वो इनके पास नहीं जाते, या बहुत सारे नेता होंगे जो जाने की तैयारी कर रहे होंगे या इनके पास नहीं गए, अगर वो आपके पास होते तो भ्रष्टाचारी होते या फिर अभी तक ठीक होते वो नेता? अगर भ्रष्टाचारी है तो उसकी जांच करिए, उसको जेल में डालिए। बीजेपी में क्यों डालते हैं? उसको जेल में डालिए, बीजेपी में क्यों जाते हैं वो? और एक बात और है कि भाई नेताओं को संभाल के रखने वाली बात, आप लोग जो आरोप लगाते हैं नेता चले जाते हैं, तो घर में ही जब अपने सेंध पड़ी हुई है तो फिर लोग जाएंगे ना भाई साहब। तो राजनीति है, वो राजनीति है। और एक बात और आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, पूरा 140 करोड़ हमारा परिवार। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, मैं भी तो इसी हिंदुस्तान का हूं, 140 करोड़ में मैं भी आता हूं। भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट क्यों नहीं देती? विधानसभा का टिकट, लोकसभा का टिकट मुसलमान को क्यों नहीं देती? एक मिनट, एक भी टिकट गिनती करवा दीजिए, जितना टिकट अभी तक बटा है, एक भी मुसलमान को अगर टिकट दिया हो, एक भी टिकट अगर दिया हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सवाल कर लेंगे। जी जी, इधर कह रहे हैं कि मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी जब बड़ा चुनाव होता है, मान के चलिए लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, यही तो बात है ना आपकी, तो ये मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। पहले चलिए कि जो आता है धुल जाता है। आप कपड़ा धोते हैं, क्यों धोते हैं? तो उस दूसरी पार्टियों से गंदे लोग आएंगे तो उनको धोना पड़ेगा। दूसरी बात, दूसरी बात, कितने लोगों ने आपके विचारधारा के और आपके मुस्लिम समाज की टिकट मांगे, उनकी लिस्ट आप हमको दिखा सकते हैं? अरे क्या सम्मान नहीं मिल रहा है बताइए, आप बताइए। और नहीं, हम भी भाजपाई हैं, हम भी सुनिए, हम भी सुनिए, हम रुकिए 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 एक मिनट। साहब भाई को कुछ भी तो आप, अरे ये क्या बात करते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है, रात भर में जो जाता है वहाँ धुल जाता है, साफ हो जाता है। ये अभी जवाब ले लेते हैं। इधर लाइए आप। ए भाई, हाँ, उस समय तो आप लोग गुड्डू भाई के साथ नहीं दिख रहे थे, आज बड़ा प्रेम आप लोगों का दिख रहा है। आप उस समय साहब भाई अगर अभी आज समाज में कह दे कि हम लोगों ने नहीं उनको कहा था तो राजनीति करना छोड़ दूंगा। धन्यवाद, कह दे साहब। देखिए, ये नगर का चुनाव था और ये नगर एक परिवार के रूप में है, और अगर ये ओबीसी सीट ना हुई होती, ये जनरल सीट होती और हमें टिकट मिलता, तो मुझे विश्वास है कि मेरे नगरवासी मेरे साथ होते, क्योंकि हमारे कई प्रकार के सीट ही नहीं रह गई तो कहाँ से मिलेगा? समाजवादी पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस को यहाँ टिकट दिया। संदेश खाली में जो टीएमसी की जो घटना हुई, महिलाओं के साथ जो यौन शोषण किया गया, तृणमूल कांग्रेस की वहाँ गुंडों ने किया, उसकी सरकार ने यहाँ बहन बेटियों के साथ जो है जो वहाँ किया गया। क्या संदेश खाली में जो घटना हुई है, क्या भदोही में प्रैक्टिकल करने के लिए, महिलाओं के साथ अन्याय और अत्याचार करने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन और ये तृणमूल कांग्रेस क्या हमारे यहाँ प्रैक्टिकल करने प्रयोगशाला बना दिए हैं भदोही को? हम ऐसे प्रत्याशी को क्यों वोट करेंगे? और ऐसे प्रत्याशी का यहाँ सड़क ताकि हमारे यहाँ यौन महिलाएं और बच्चियों के साथ यहाँ बलात्कार करने के लिए उसको टिकट दिया गया है।
जवाब ले लेते हैं। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा फैल जाइए, थोड़ा सा फैल जाइए। जवाब ले रहे हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा फैल जाइए, थोड़ा सा फैल जाइए। अब ऐसे चिल्लाएंगे तो ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे चिल्लाएंगे तो ऐसे जवाब नहीं मिलेगा। हाँ, 1 सेकंड तो आप ही लोग बोल लो फिर। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने संदेश खाली पर पूछा है सवाल, मणिपुर पर मैं इनसे सवाल पूछ लूँगा, आप संदेश खाली पर जवाब दे दीजिए कि भाई जो वहाँ पर प्रयोगशाला बनाई गई, क्या इसे भदोही को प्रयोगशाला बना रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर तो भाई कानून व्यवस्था पर सवाल उठ ही गए जब उस महिला के साथ ऐसा हुआ। देखिए, संदेश की जो बात करते हैं, ये बीजेपी वाले एक वहाँ भ्रम पैदा कर दिए हैं। वहाँ बीजेपी वाले बिल्कुल नरक पैदा कर दिए हैं। ये मणिपुर चले जाएं, मणिपुर चले जाएं, मणिपुर चले जाएं। संदेश खाली के तो 1 दिन का मुद्दा है। भाई साहब क्या बात हुई, 1 दिन का मुद्दा क्या होता है? इतनी बड़ी घटना है वहाँ पर। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। मणिपुर कितने दिन से जल रहा है, आप बताइए हमें। मणिपुर में कौन है? देश के प्रधानमंत्री विदेश घूम रहे हैं, मणिपुर हमारा जल रहा है। क्या वहाँ बहन बेटियों को अगरबत्ती लेकर पूजा करी है? शांत रहिए, शांत रहिए, चुप रहिए। मणिपुर में क्या बहन बेटियों को अगरबत्ती लेकर पूजा कर रहे हैं? क्या हो रहा है वहाँ? मोदी जी कहाँ हैं? संदेश खाली तो मैं मान रहा हूँ आपकी बात, मगर मणिपुर में क्या हो रहा है? मोदी जी को समय नहीं है। मणिपुर में सरकार किसकी है? मणिपुर में बताइए किसकी सरकार है? हम आपसे पूछ रहे हैं, ये वाले से पूछिए, सत्ता वाले से पूछिए। मणिपुर पे आप मणिपुर पर इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि वो भाजपा की सरकार है, ठीक है, इसलिए सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इसी तरह से पूछा गया जब संदेश खाली पे बात हुई तो वहाँ पर टीएमसी की सरकार है जो आपके साथ गठबंधन में, आप उस पर जवाब दीजिए। हम मणिपुर का जवाब इनसे ले लेंगे साहब। दे रहे हैं, वहाँ भ्रम पैदा किया जा रहा है, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ अफवाह पैदा की जा रही है। मणिपुर में पैसा देकर बहन बेटियों तो जबरन बुलवाया जा रहा है। वो दूध का दूध, पानी का पानी, जांच हो रही, सच्चाई सामने आ जाएगी। चलिए, अब मैं संदेश खाली पे सवाल पूछ रहा हूँ, मणिपुर पर जवाब दे रहे हैं। अब आपसे भी अगर ऐसे ही होगा क्या कि मैं मणिपुर पर सवाल पूछूंगा, आप भी संदेश खाली पर जवाब देंगे? मैं मणिपुर पे रहूंगा। हम इनकी तरह कंफ्यूज थोड़ी करते हैं। ये तो माननीय हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं कि वहाँ कोई घटना ही नहीं है। उसने अब बोलिए, अब मणिपुर पे बोलिए। जी, अब मणिपुर की बात जब हमारे विपक्ष के साथी उठाते हैं, इनको क्या मालूम है कि मणिपुर में विवाद क्या है और किसके किसके बीच विवाद है? थोड़ा इस पर भी इनसे पूछिए, तब मैं उसको ब्रीफली बताऊंगा आपको। वहाँ मैतेई और नागा, ये दो समुदायों की लड़ाई है। उसमें मैतेई जो हैं वो वन में रहने वाली समुदाय है और माम्यार सीमा जो है वो सटा हुआ है। वहाँ से घुसपैठी अंदर आ गए। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे मैतेई में और नागा में? नहीं, मैतेई तो कन्फर्म है, नागा में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। 2 समुदायों का वहाँ लोकल 2 समुदायों का विवाद है और उसमें जो भी ध्यान दीजिए, मैतेई कहीं मैदानी इलाके में तो नहीं रहता है और मैतेई समुदाय वहाँ का निवासी है, ये मैं जानता हूँ, ठीक है। दूसरा, हमारे जो मित्र मणिपुर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये मणिपुर का विवाद तो बताएं कि आखिर वहाँ विवाद है क्या और किस लिए विवाद हो रहा है। और वो विवाद कोई नज़दीक का विवाद नहीं है, बहुत लंबे अरसे से चला आया है। आज वो हिंसा में बदला था, लेकिन केंद्र सरकार ने उतने ही तेजी से वहाँ पे कंट्रोल कर लिया गया। एक सवाल ले लेते हैं जी। जब सरकार को मालूम हुआ तो उनमें जितने थे उन दोषियों को पकड़ा गया है। अदालत द्वारा जो उन्हें मिलेगी सजा, जो अदालत देगी, जो साक्ष्य देगी की बात मणिपुर की घटना के। हाँ, मणिपुर पर जब कांग्रेस के बहुत लोग के हैं, 70 साल से कांग्रेस राज्य की है। हम नेता उता नहीं है, आम पब्लिक है। बता दीजिए। ओम प्रकाश केसरवानी, कौशाम्बी से बनारस, यह केहू खाता उटा ना खुले। और उनका नेता लोग जो घोटालेबाज हैं, अवैध कार्य करे वाले हैं, उनका संगठन बा। जनता सब चतुर बा। आज से 30 साल पहले गांव में एक ही मुखिया रहे, वो कहीं चलत जब फलाने को वोट दे दे। अब वो चीज़ नहीं ना। अब हर मतदाता कौनो धर्म से हो, हिंदू से हो, मुसलमान से हो, कौनो धर्म से हो, हर मतदाता अपन एक जागरूक है। पहले नेता कहा था चलो वोट दे दिया। अच्छा, चलो इधर ये आपसे सवाल है, ये आपसे सवाल है कि पहले नेता आते थे, गांव में जाते थे, मोहल्ले में जाते थे और कहते थे चला वोट दे दिया, और ऐसे उनके कहने पर लोग निकल जाते थे। सही बात है? ऐसा है। अब दादाजी की उम्र ज़्यादा है। ये क्या जवाब? पहले आप सुना करिए, आप बीच में टोका न करिए। दादाजी की उम्र ज़्यादा है, उन्होंने जो देखा होगा अपने अनुभव को आपके बीच में शेयर कर रहे हैं। रही बात है कि आपने संदेश खाली की बात किया, मणिपुर की बात किया, तो हम ये मानते हैं कि अब संदेश खाली हो या मणिपुर हो, जिस तरह की घटनाएं हुई वो
भारतीय कानून में गिरावट दर्ज करती हैं, भारतीय लोकतंत्र के मूल्यों पर चोट पहुंचाती हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय महिला पहलवानों के साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने जिस तरह से भारतीय महिला पहलवानों ने आरोप लगाया, आपने देखा कि कितनी फटकार के बाद, कितनी कड़ाई के बाद उस सांसद के खिलाफ जाके कार्रवाई हुई। लेकिन कार्रवाई साधारण हुई, उस तरह की जिस तरह से हमारे देश के गौरव को बढ़ाती थी, गोल्ड मेडल लाकर देश के नाम को रोशन करती थी, जिस तरह से कार्रवाई हुई, अपने लोगों को बचाने का पूरा प्रयास किया। भूषण शरण सिंह की बात कर, जी हाँ, जी हाँ। रही बात हमारे साथी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के, हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, इनके एक वक्तव्य पर हमें हंसी आ रही है। 7 बार के सांसद को बच्चा बता रहे हैं, 7 बार पार्लियामेंट का नेतृत्व करने वाला नेता राजनीति का बच्चा बता रहे हैं। गांधी की बात कर, नहीं, भूषण शरण की बता रहे हैं। हम जवाब लेंगे, चलिए हम जवाब लेंगे। अच्छा, एक सेकंड, तो आपसे ही प्रश्न लेंगे, आपके प्रश्न हमारा एक कहना है कि राहुल भैया की बात कर रहे हैं ना, वो राहुल लंदन, इटली और अमेरिका यूनिवर्सिटी में जाते हैं और साफ शब्दों में कहते हैं जितने लोग हैं कि यहाँ धर्म के सब हिंदुस्तानी हैं। वो जाके इटली, अमेरिका और लंदन के यूनिवर्सिटियों में फंक्शनों में कहते हैं कि भारत कोई राष्ट्र ही नहीं है, भारत कोई राष्ट्र ही नहीं है। ये क्या सही बात है? कोई पसंद उनको करेगा? विदेश में लोकतंत्र खतरे में है। बताइए, सपा बसपा सभी पार्टियां हैं, क्या यहाँ पर लोकतंत्र खतरे में है? एक और सवाल ले लेते हैं, फिर पूछते हैं लोकतंत्र खतरे। आपकी बात पूछिए। हेलो, एक सवाल मेरा है, जितने बीजेपी के हों, सपा के हैं, बसपा के, कांग्रेस के लोग, आप सब लोग सुनिए, अब सब लोग जवाब दीजिएगा। मेरी एक बात का है, आपको गल्ला मिलता है या नहीं, कोई बता दे। बीजेपी सरकार सबको गल्ला देती है या व्यक्तिगत रूप से देती है? आप किसी से पूछ लीजिए, डिबेट में जितने लोग खड़े। गल्ला, एक मिनट, गल्ला मिलता है, आप तो सुन लीजिए साहब। गल्ला मिलता है, कांग्रेस के सरकार में गल्ला मिलता था, लेकिन 40 करोड़ लोगों को मिलता था। आज 85 करोड़ लोग गरीब हो गए हैं, सबको गल्ला मिलता है। आप ऐसा है, आप लेना बंद कर दीजिए, हम सब बंद कर देंगे। आप लेना पहले बंद कर दीजिए, आप गरीब तो नहीं हैं। सवाल। मन्नान भाई ने जैसे प्रश्न उठाया, नाम बता दीजिए। सागर त्रिपाठी मेरा नाम है। साहब भाई के लिए इन्होंने प्रश्न उठाया कि इनको टिकट क्यों नहीं मिला। मन्नान भाई यहाँ हमारे पुराने कांग्रेसी हैं। मैंने तो सेव कर लिया ना अपने आप को। एक सेकंड सुनो, मन्नान भाई पुराने कांग्रेसी हैं, आप पुराने कांग्रेसी हैं, और अपने चाचा जी अपने पुराने समय, इनको टिकट क्यों नहीं, इनको क्यों नहीं आशा है कि हमारी पार्टी हमको टिकट देगी? इनको अपेक्षा केवल हमसे है कि केवल हम मुस्लिम समाज हमारे में है, हम इनको उठा रहे हैं, इनको अच्छा लग रहा है, इसीलिए कह रहे हैं कि मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा है। आप बताइए, आप आज हरिया टाउन में टिकट किसको मिला? अरे एक मिनट, अगर भाई फिर किसी की बात नहीं हो पाएगी। पहले पीछे हटिए, थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा जगह बनाइए, थोड़ा जगह बनाइए। हाँ बिल्कुल, आपकी बात सुनेंगे। थोड़ा गैप बनाइए। और भैया अगर एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट। टिकट किसको मिला? सुनिए, टिकट किसको मिला? असगर भाई हैं, हमारे परम मित्र हैं। पहले सुन लीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। जिसने समाजवादी के झंडे को प्रतापपुर में ऐसे रगड़ा, उसको यहाँ जलाया गया, उसको टिकट मिला। और जो पुराने समाजवादी के आप स्तंभ, इनको टिकट नहीं मिला। किसको मिला जानते हैं? हम सवाल कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी पर ये आरोप लग रहा है, जो उधर से जवाब आया। बिल्कुल। आपको भी लगता है कि स्थिति ऐसी है? आप पे जब सवाल आते हैं कि भाई मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं दिया गया, तब फिर आपकी तरफ से सवाल आ जाता है कि नहीं, उन लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है, उन लोगों को टिकट मिल रहा है जो दरअसल अपमान किया करते थे उनकी पार्टी का। आपने उल्टा आरोप लगा दिया। ऐसा है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कोई बात नहीं है। हमारे दल में हिंदू मुस्लिम बोल करके कुछ नहीं है। हमारा एक अपना भारतीय जनता पार्टी का परिवार है।
उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम सब एक जो है, हम राष्ट्रवाद पर चलते हैं। और जो समय रहत में जिसको हमारे संगठन ने समझा उसको टिकट दे दिया, और जिसको टिकट दे दिया उसका सभी समुदाय मिल करके हम लोग सहयोग करते हैं। ठीक है, इस पर और जो बात आगे थी, बोल रहे थे कि आपकी पार्टी की तरफ से जो आपके सहयोगी हैं सपा, वो टिकट उन लोगों को दे रहे हैं दरअसल जो पहले पार्टी को अपमानित करते हैं। रही देखिए, 2 लाइन में वो समाजवादी पार्टी का निर्णय है। समाजवादी पार्टी ने किसको टिकट दिया, किसको नहीं दिया, ये समाजवादी का सवाल है। फिर हम उनसे इसका जवाब लेते हैं। आप जवाब दीजिए। उन्होंने जो अभी सवाल उठाया, देखिए, लोगों ने झंडे को जो समाजवादी पार्टी का है उन्होंने पैर से कुछ करके दिखाया कि भाई उन्होंने पैर पे रगड़ा, उन लोगों को टिकट दिया गया। ये आरोप लगाने के लिए तरह तरह के लोग आरोप लगाते हैं। यहाँ सच्चाई कुछ नहीं है, हम बता रहे हैं। सिर्फ सवाल ये है, सैफ भाई को भी छोड़ दिया जाए नगर पंचायत के चुनाव से, इनको भी मैं छोड़ दे रहा हूँ। पूरे आप ईमानदारी की बात करिएगा, 80 सीट उत्तर प्रदेश में है, 80 सीट में इनसे पूछा जाए कि 80 में कई मुसलमानों को टिकट दिया गया है। बिहार में 40 सीट है। अगर नीतीश की पार्टी को छोड़ दिया जाए तो ये बताएं कितनी सीट मुसलमानों को इन्होंने दिया है। मध्य प्रदेश में इन्होंने कितना मुसलमानों को टिकट दिया है। जो भी इन्होंने हमको टिकट दिया है वह बैक दरवाजे से हमको ले आके बैठा लिया, कहीं हमको जनप्रतिनिधि चुनने। कुछ बोला ऐसा है, अभी जैसे टिकट का सवाल आया, अभी आपको मालूम होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा बना दिया है। उनका प्रदेश अध्यक्ष है हमारे पास में, उनका हमारे पास में जिला अध्यक्ष है, उनका हमारे पास में राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका हमारे पार्टी में जो है मंडल का अध्यक्ष है, और उनकी कमेटी है। इतना बड़ा परिवार जो है अल्पसंख्यकों का भारतीय जनता पार्टी में हो गया है कि सपा और बसपा वालों को समझने में बहुत समय लग जाएगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ में कितने अल्पसंख्यक जुड़ गए हैं। आप यहाँ देख लीजिए, आपको बता रहे हैं, विधानसभा पिछला देख लीजिए, जहाँ पर बहुसंख्यक समाज के लोग कम थे, अल्पसंख्यक ज्यादा थे, वहाँ भी हमारा विधायक जीता हुआ है। किसके बल? चलिए ठीक है। एक तुरंत जवाब लेंगे, बस जल्दी से। ये भ्रमित कर रहे हैं, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, और बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मुसलमानों को मैं समाजवादी पार्टी के अपने बड़े भाई साहब से एक प्रश्न पूछूंगा कि मुरादाबाद से एसटी हसन साहब का टिकट क्यों काटा गया, इसका उत्तर दे, मैं तुरंत दे रहा हूँ। देखिए, टिकट सदैव जीत के समीकरण और स्थानीय समीकरणों पर दिया जाता है। हमारा दल धर्म देख के राजनीति नहीं करता। समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव में कितने मुसलमानों के टिकट दी थी, इस बार उसने उस कोटे को आधा कर दिया। ये अपने दल की समस्या को भाजपा के ऊपर थोपना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ती आई है। दूसरी पार्टियों का हाथ पकड़ लेते होंगे, जाने नहीं देंगे हम, इसलिए नहीं जाने नहीं देंगे हम कहीं पर भी। हम मेरे पास इसलिए करते हैं कि हमारे पास जवाब होता है, हम भागने वाले में से नहीं है। 10 सेकंड और। अभी समाजवादी पार्टी इंडी अलायंस का गठबंधन है, समाजवादी पार्टी का भी घोषणा पत्र आया। आरजेडी का कल आया घोषणा पत्र। मतलब जो 23 सीट पे लड़ रहा है वो भी 1 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहा है पूरे देश में। बताइए, टिकटों के बंटवारे पे नहीं फंसेंगे। और एक यहाँ पर मुद्दा ये है कि अभी ठीक पहले जो है चुनाव से वो राम मंदिर बना दिया गया है और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। तो जो विपक्ष है वो ये बोलता है कि भाई स्कूल होने चाहिए, कॉलेज होने चाहिए, और राम मंदिर से पहले जो है रोजगार ज़रूरी है, शिक्षा ज़रूरी है, स्वास्थ्य ज़रूरी है। जबकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भगवान राम भी ज़रूरी हैं और बहुत दिनों से मुद्दा पड़ा था, अब वो सुलझ गया है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि जो पिछले बरसों से मुद्दा पड़ा हुआ था वो सुलझ गया, और जो हमेशा रार हुआ करती थी हिंदू और मुसलमानों के बीच में, एक मंदिर को लेकर के, एक जगह को लेकर के, उसके सुलझ जाने के बाद कहीं ना कहीं ये बेहतर नहीं हुआ कि भाई अब जो बीच का जो आपस का जब मतभेद था वो ख़त्म हो गया, एक मुद्दा जो है वो ख़त्म हो गया। अब नए तरीके से राजनीति की जाए, अब नई तरीके से देश को चलाया जाए। इस पर लोग कैसी सोच रखते हैं, इस पर जवाब लेंगे जी। पहले इनसे पूछेंगे, उसके बाद आपसे आएंगे जी। हाँ, आप जवाब। मैं ये पूछ रहा हूँ कि राम मंदिर बने, मैं सोचता हूँ
इंसान के दरवाजे पे राम मंदिर बने, भगवान पे सब पे आस्था है, किसी से ऐसा नहीं जिसको भगवान पे आस्था ना हो। लेकिन मंदिर पे जितना रुपया खर्चा करके मंदिर बनवाया वो भी ठीक किया। जो चाह रहे कि अच्छा से अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा जो है स्वास्थ्य मिले, अच्छा लोगों को जो है एजुकेशन मिले, उस पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। दूसरे एक मुद्दा हल होने के बाद दूसरा कि अब कृष्ण जन्माष्टमी हो गया, फिर कुछ दिन के बाद ताजमहल आ जाता है, कुछ दिन बाद बनारस आ जाता है। तो ये आप अपने पास से बोल रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट जवाब दे, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है तब आगे का काम बढ़ता है। आप जी आपकी भाईचारे से एक राम मंदिर बन गया, कोई वाद नहीं, कोई विवाद नहीं, ना कोई झगड़ा हुआ। अब कृष्ण जन्माष्टमी आ गया। जब हमारे मुस्लिम भाई ये कह देते कि ये मामला कोर्ट में नहीं जाएगा, हम लोग आपस में हिंदू मुस्लिम बैठेंगे और बैठ करके जहाँ मस्जिद उचित होगा वो सामूहिक फैसला लेंगे, जहाँ मस्जिद होगा वहाँ मस्जिद बनाया जाए। बोलना चाहते हमारे एक मिनट हमारे विपक्ष भाई कब से देख रहा हूँ, जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। 10 साल में इतनी महंगाई बढ़ गई, 15 साल में इतनी महंगाई बढ़ गई, आखिर में 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? समस्या है भाई साहब, 70 साल क्यों गिना रहे हैं जी? मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आज 10 साल में ये विकास देखिए, कितने सारे मेट्रो स्टेशन बन गए। उत्तर प्रदेश में देखिए कितने एयरपोर्ट थे 10 साल पहले, आज 10 साल बाद कितने एयरपोर्ट बन गए। कोई गरीब मर रहा है, बीमारी से कोई गरीब मर रहा है। कितने एम्स बन गए। आयुष्मान 5 लाख रुपए पर हेड सरकार ने एक सुविधा दिया है कि गरीब आदमी जाके अपना इलाज कर सके। न जाने आप इलाहाबाद से बनारस तक का सफर आज से 10 साल पहले कितने घंटे में करते थे, कितने घंटे में करते थे? आप एक खुद पत्रकार हैं, आप 4 घंटे का सफर आज 1.5 घंटे में कर रहे हैं। आज उस 1.5 घंटे में आप कहाँ से कहाँ तक क्या कर सकते हैं? ये 70 साल का मुद्दा खत्म कर दे, आप 10 साल पे आइए। अगर आपको 70 साल पीछे 10 साल पीछे जाना हो तो आप जाइए, आपको कोई नहीं मना करेगा। 10 साल पहले एक लेबर की पेमेंट थी 100 रुपये, आज उसी लेबर पेमेंट में 500 रुपये है। महंगाई कहाँ से बढ़ी है? महंगाई नहीं बढ़ी। महंगाई कहाँ से बढ़ी है? जनाब आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। पहले 100 लेबर, आज 1200 क्यों बेच रहे हैं? बेचिए ना। 23,000 में सोना रहा, 10 साल में 23,000, 80,000 में सोना बा। आज के युग में रजिस्ट्री आप तहसील में चले जाइए, 3 लाख 4 लाख 10 साल पहले होता था। आज करोड़ों रुपए तहसील में इनकम होता है। एक दिन में करोड़ रुपए इनकम हो रहा है तहसील के अंदर, जाके देख लीजिए। अमीरी बढ़ी है, पहले अमीरी बढ़ गई। 10 साल में आप जमीन का कीमत देख लीजिए, इतने अमीर हो गए। आज गांव में मोटरसाइकिल की बात छोड़ दीजिए, 4 पहिया वाहन हर दरवाजे पर आपको खड़ी मिलती है। कहाँ गरीबी है भैया? सवाल ये है अभी फिलहाल के लिए राम मंदिर को लेकर के कि विपक्ष उसको पॉलिटिकल इवेंट बोल रहा है और आपने उनको बुलाया, इनविटेशन दिया और वो आए नहीं। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो वो तो आए नहीं, उन्होंने कहा आप पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हैं, और जब चुनाव आता है उससे ठीक पहले आप राम मंदिर का मुद्दा ले आते हैं। अब वो नया आरोप लगा रहे हैं आप पर कि भाई अब आप काशी और मथुरा ले आए, आपने ज्ञान वापी में पूजा शुरू कर दी। ये विपक्ष का आरोप है। इससे बच के उनका ये कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास पे ज़बरदस्त 10 सालों में काम हुआ है, और 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर या उसके साथ साथ तमाम बड़े बड़े कार्य, जो कि बड़े बड़े फ्लाईओवर, बड़े बड़े हाईवे और रेलवे लाइन, एयरपोर्ट और उस मेट्रो, उसके साथ साथ तमाम औद्योगिक क्षेत्रों में, और उसके साथ साथ तमाम सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और बहुत सारे ऐसे उद्योगों में जो कि योजनाएं चलाई और बैंक से लोन भी दिया। तो जिस तरीके से विकास कार्यों में भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है, और उस पात्रों को भी ध्यान में रखा है, हर समाज, सर्व समाज के पात्रों को, और तमाम बहुत सारे ऐसे विकास कार्य खुद किए और जनता को भी मौका दिया कि वो भी कुछ कार्य करके आगे बढ़े। जैसे कि राम मंदिर का मामला है, तो राम मंदिर का जो मामला है 100 करोड़ लोगों की आस्था का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अगर या भारतीय समाज, सर्व समाज के द्वारा अगर मंदिर का स्थापना की बात चली और मंदिर स्थापित हुआ जनता के पैसे से, जो कि भारतीय समाज के लोगों ने डोनेट किया, और भगवान राम का मंदिर भव्य बना, तो वो 100 करोड़ लोगों की आस्था है। बात आती है विवाद की, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भारतवासी सर्वमान्य रूप से मानते हैं, अब मानते रहेंगे। मुगलिया या अंग्रेजों का निर्णय अगर कुछ लोग मानने के लिए अभी भी बैठे हैं देश में, तो उन्हें समझ लेना चाहिए
कि देश के अंदर राष्ट्रवाद की भावना बह रही है और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर अंग्रेजों और मुगलियों के फरमान को मानने की बात कही जाएगी तो कहीं न कहीं उनका पतन अवश्य है, देश की जनता कर देगी। और सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय है वो ऐसे नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट ने मनगढ़ंत दिया, सात सबूत प्रमाण हर चीजों को ध्यान में रखते हुए निर्णय आया, भारतवासियों ने स्वागत किया और अरबों खरबों रुपया चंदा सौर समाज से गया मंदिर निर्माण में और वहां भव्य मंदिर बना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में। चलिए राम मंदिर पर एक सवाल इनसे ले लें, फिर आपसे जवाब लेंगे। सवाल ये है कि राम मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई, लेकिन आप सबको पता होगा कि जब सनातन धर्म में कोई बड़ा काम होता है तो जो हमारे शंकराचार्य होते हैं, 4 शंकराचार्य होते हैं, उनको ज़रूर बुलाया जाता है। जबकि उन लोगों ने विरोध किया इस बात का, ठीक है, उन्होंने बोला कि मुहूर्त ठीक नहीं है या मंदिर आधा बना है। तो सवाल ये है कि बगैर शंकराचार्य के इतना बड़ा जो कार्यक्रम है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा आप कैसे कर सकते हैं, जबकि वो सनातन धर्म के भगवान कहे जाते हैं और वो खुद नहीं आते हैं जब, तब वो चीज़ें आप कैसे मानते हैं कि वाकई में पूरी हो गई जो मंदिर में दरअसल किया जा रहा था? मैं आपकी जानकारी को पहले तो करेक्ट कर दूं कि जो 4 शंकराचार्यों की बात हो रही है उसमें से 3 शंकराचार्यों ने अपने पत्र के माध्यम से इस कार्यक्रम का समर्थन अंत में किया था। एक शंकराचार्य थे जो अंत तक अड़े थे, लेकिन 3 शंकराचार्यों ने अपने पत्र के माध्यम से इस आयोजन को। मैं आपको 2 के नाम बता देता हूँ, आप 3 आपका वैसे ही वो हो जाएगा। एक अभी मुक्तेश्वरानंद जी थे, उन्होंने किया, ठीक है। एक मेरी बात सुन लीजिए, एक निश्चलानंद जी थे पुरी के, उन्होंने भी मना किया, ठीक है। अब 3 तो रह ही नहीं गए। अब आप जिनको 2 बता रहे हैं शायद आपको पत्र भेजा हो। मैं बता रहा हूँ, जिन दोनों माननीय शंकराचार्यों की आप बात कर रहे हैं वो लोग व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने पत्र के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी। और इसका टीवी डिबेट में वीडियो भी उपलब्ध है गूगल पे कि मुक्तेश्वरानंद ने अंत में कार्यक्रम के 1 हफ्ते पहले उस कार्यक्रम का समर्थन किया। उन्होंने कहा हम इस कार्यक्रम के विरोध में नहीं हैं, हमारे कुछ मुद्दे थे, उन मुद्दों पे बात नहीं हुई, इसलिए हमने अपना प्रश्न उठाया था, लेकिन हम इस कार्यक्रम के विरोध में बिल्कुल नहीं हैं। अच्छा, दूसरा बात यह है कि जैसे अभी विपक्ष से सवाल आया कि इतना पैसा सरकार ने, नहीं, अभी इसी पर रहते हैं, फिर उसके बाद पूछ लेंगे। हाँ जी, तो किसी भी शंकराचार्य, जो शुरुआत में एक नाराजगी की बात थी कि भाई शंकराचार्यों ने अपनी बात रखी कि धर्म का जो मसला है उसमें किस तरीके से ये सब आयोजन होने चाहिए, लेकिन बाद में उनको जब जवाब दिया गया, जिस हमारे विद्वान ने उसका मुहूर्त निकाला, उसने चैलेंज करके पूरे मुहूर्त को साबित किया कि इससे बेहतर मुहूर्त अगले 5 वर्षों तक नहीं था। चलिए आप कुछ इस पर बोलना चाहते हैं? जो शंकराचार्य का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा, वो अगर आप किसी दूसरी बात पे बोलना चाहते हैं तो मैं आपसे ले लूंगा, पहले इस पर राम मंदिर पर जवाब लेना पड़ेगा। पूछिए, क्या पूछिए? शंकराचार्य के बारे में इन्होंने जो अभी जवाब दिया कि पत्र लिख करके उन्होंने बाद में समर्थन कर दिया था, लेकिन सवाल खड़े किए गए थे उस समय विपक्ष की तरफ से भी कि भाई जो सनातन धर्म के भगवान कहे जाते हैं 4 शंकराचार्य, उन्होंने ही बोला कि मुहूर्त ठीक नहीं है और मंदिर आधा बना हुआ है, तो ऐसे में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? तो उसके बाद भी ये सारा कार्यक्रम हुआ। मुंडे मतिर बनना, ठीक है। और हमारा देश जो है, ज्योतिषी जो प्रमुख ज्योतिषी जो थे, उन्होंने जो मुहूर्त बताया था एकदम परफेक्ट बताया था, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी और न कोई गड़बड़ी है। उन्होंने भी बाद में माना, जब डॉक्टर साहब ने कहा, उन्होंने भी माना कि हाँ सब सही है एकदम। अब आपसे एक जवाब दीजिए, उसके बाद इनसे भी लास्ट जवाब लेंगे जी, बस आपसे पूछ लेंगे जी कि जो इन्होंने कहा नेताजी की किसी मुस्लिम के 30 लोग, ये सवाल ले लेंगे आखिरी में, ये इसी पर ख़त्म करेंगे जी। चलिए ये आपसे सवाल है कि भाई जब राम मंदिर बना और एक राष्ट्र की जब बात होती है, तो राम मंदिर जब बनता है तो इनविटेशन आता है, फिर आप लोग उससे इनकार क्यों कर देते हैं कि भाई हम नहीं जाएंगे? आप लोग उसको पॉलिटिकल इवेंट बता देते हैं, जबकि भगवान राम की अगर बात होती है तो आप लोग भी, भाई राजीव गांधी, आप लोग दावा करते हैं कि उन्होंने ताला खुलवाया और तमाम तरह के दावे आप लोग करते हैं। राजीव गांधी ने वहाँ से अपना रैली की शुरुआत की, बहुत सारा कुछ हुआ, उसके बाद भी आप लोग आकर के मतलब भगवान राम का जब कोई कार्यक्रम होता है कह देते हैं कि ये पॉलिटिकल इवेंट है। आपको तो इसमें आसानी से शामिल हो जाना चाहिए। किसी भगवान का काम हो, चाहे मुस्लिम का हो चाहे हिंदू का हो, तो फिर वो पॉलिटिकल इवेंट कैसे हो सकता है? निश्चित तौर पर आपने जो बातें कही काफ़ी हद तक सही कही। सवाल राम मंदिर के मुद्दे का है, तो राम मंदिर हिंदू या समस्त भारतवासी देशवासियों के एक आस्था का विषय है। राम मंदिर का निर्माण हुआ
इससे हम लोग पूरी तरह से खुश और सहमत हैं। सवाल इस बात का है, जिस तरह से राम मंदिर का राजनीतिकरण किया गया, विरोध हमारा राजनीतिकरण से है, हमारा विरोध आस्थाओं से नहीं है। जिस तरह आप चले जाते हैं, देखिए, जब आप किसी मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर का निर्माण हुआ, आपने सवाल किया कि ये धर्माचार्यों का, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुसलमान धर्म हो, जब धर्माचार्यों का कार्य है, तो जब धर्माचार्यों के कार्य को नहीं करने दिया गया, उसका राजनीतिकरण किया गया, इसलिए पॉलिटिकल पार्टियों ने उसका बहिष्कार किया। आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, हम ये पूछना चाहते हैं कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत दुहाई दिया कि न्यायालय का आदेश है, ये है, वो है, वो है, बड़ा तरह की बातें किया। हम कह रहे हैं, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद नहीं गिराई जाए, क्या ये न्यायालय को मानने वाले लोग थे? जो मस्जिद कौन गिराया, हवा से गिर गई थी कि कोई पेड़ की ठाई गिर गई थी मस्जिद के ऊपर? आज आप न्यायालय की दुहाई दे रहे हैं। हमको ये बतावें ये लोग कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद गिराने का आदेश को रोका था। इन्होंने कहा था, हलफनामा दे रखा था सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ चला गया ये सब? बस एक सवाल कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि भाई जो मस्जिद गिराए जाने की बात थी वो ना गिराए, ठीक है, ऐसा इनका बोलना चाहिए। ये जो है वास्तव में मस्जिद नहीं गिराया गया, वो बाबरी मस्जिद गिराई गई। उसके नीचे सारे साक्ष्य हिंदुओं के मंदिर के मौजूद थे, और उसके बाद में जब बाबर आया था, उस समय उसने तोड़वा करके बाबरी मस्जिद बनाया था, इसलिए वो तोड़ा गया। उसके अलावा मैं बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसी भारत में मस्जिद मौजूद हो जो टोटल इनके द्वारा बनाई गई हो, और उस पर किसी हिंदू ने ये दावा किया हो कि नहीं मैं इसको गिराऊंगा। ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, आपने इतिहास बता दिया, ठीक है। हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इनका जो स्पेसिफिक सवाल है उसका जवाब दे दीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही तो ऑर्डर दिया ना कि हम मंदिर बने। एक मिनट रुकिए। उसके बाद इनकी कोर्ट है दूसरी की भावना को ठेस पहुंचाना। मीर बाकी ने वहां तोड़ करके मस्जिद बना दिया। किसके आदेश से बनाया था? किसके आदेश से? नहीं, किसके आदेश से? उस समय सुप्रीम कोर्ट था। उस समय सुप्रीम कोर्ट था। नहीं, आप आए दूसरे के को ठेस पहुंचा करके आपने तोड़ करके बना दिया। उस समय कौन सा सुप्रीम कोर्ट था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। माननीय कल्याण सिंह की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मस्जिद पे आंच नहीं आनी चाहिए। कल्याण सिंह ने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया था। कैसे मस्जिद गिर गई? क्या कोई हवा तूफान ने गिरा दिया? भैया पानी तो नहीं पिएंगे? पी लेंगे कोई नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे समाजवादी पार्टी के साथी जी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा अभी न्यायालय के मुद्दे पर, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ नमाज होती थी उस मस्जिद में? बिल्कुल नहीं होती थी। 1947 के बाद से वहाँ नमाज हुई ही नहीं थी। अब वो मस्जिद थी ही नहीं, वो विवादित ढांचा था। हाँ, हम ये मानते हैं कि वो गिराया गया, लेकिन वो आस्था का जनसैलाब था जो कि वहां चढ़ के गिरा दिया। वो किसी दल ने नहीं गिराया था, उसको आम जनता ने गिराया था। वो आस्था का जनसैलाब था और आस्था ने उस विवादित ढांचे को गिरा दिया। वहां कोई नमाज 1947 के बाद से नहीं होती। ये आस्था का सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में क्या माना, किसको सजा हुई, ये बता भैया। आप बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, आप ही बताएं। बोल दीजिए। इनका जवाब ये है, इनका सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था कि भाई मस्जिद ना तोड़ी जाए, और फिर आपकी पार्टी की ओर से जवाब ये आता है कि एक आस्था का जनसैलाब उमड़ा और उन्होंने जो वो ढांचा था उसको गिरा दिया, ठीक है। लेकिन अब इनका सवाल ये है कि आस्था बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट बड़ा? देखिए, आस्था का सवाल तो था ही। अगर वहाँ पर बाबरी मस्जिद के नाम से स्थापित की गई थी मस्जिद, और वो राम जन्मभूमि थी, और वहाँ पर बाबर ने अगर ऐसा किया और उसके प्रमाण हैं, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, मंदिर बनी, या स्टे मना किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद ये
मस्जिद गिराई गई तो ना सरकार ने गिराया, ना किसी एक ग्रुप और दल ने गिराया। ये एक जनसैलाब, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, ये भारतीय जनता के बीच में जो आस्था से प्रेरित थे लोग, दुखी थे, उन लोगों का जनसैलाब था, जिस पर उस वक्त जो है तमाम प्रशासन ने कार्य भी किया, लेकिन जनसैलाब को कोई रोक नहीं सकता। उसका एक हिस्सा उस वक्त में जनता के द्वारा गिराया गया था। बाबरी मस्जिद गिराने में सजा किसको हुई? चलिए कांग्रेस की तरफ से अभी हमारे साथी ने धीरे से कहा कि कांग्रेस का सहयोग था मस्जिद गिराने में, तो ये कह रहे हैं कि जनसैलाब था। अगर जनसैलाब ने मस्जिद को गिराया तो 3 मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, 4 राज्यों की सरकारों को कांग्रेस ने बर्खास्त किया, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया कि जनसैलाब ने गिराया? क्यों नहीं गिराया? क्यों नहीं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट? हमारे घोषणा पत्र में 6 अप्रैल जिस दिन हमारा दल बना 1980 में प्रथम दिन से राम जन्मभूमि बनाने का हम लोगों ने अपनी घोषणा पत्र में संकल्प लिया था, और उसी संकल्प को हमने पूर्ण किया। हमने कोई ऐसा अलग से काम नहीं किया कि हमने मिलिट्री लगवा के उस मस्जिद को गिरा दिया। एक आस्था का जनसैलाब उमड़ा। और उस एक आखिरी जवाब है जी। ये एक ही काम कर सकते हैं कि बेचारे निरीह साधुओं को, ब्राह्मणों को इतना गोली चलवा के मरवा दिए, उसका उत्तर इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? हाँ, इनका सजा अब मुलायम सिंह के रहते हुए इसकी सजा इनको राम देंगे, ना सुप्रीम कोर्ट देगा ना हम आप देंगे। एक सेकंड, मुलायम मरवाया ये लोग। मेरा नाम कुलदीप सिंह, मैं बूथ अध्यक्ष हूँ। आज ताजिर भाई जो बोल रहे हैं कि इसका जवाब दीजिए, तो जवाब यही है कि बाबर ने अपने मनमानी करके गुंबज बना दिया हमारे राम मंदिर पर। हाँ, आज जनसैलाब जब जोश में आया हिंदू भाई, तो उस गुंबज को तोड़ डाले। और आज जो ये बोल रहे हैं कि जवाब दीजिए कि कौन दोषी हुआ, तो दोषी तो सबसे पहले बाबर था। हाँ, जवाब ले लेते हैं, एक आखिरी जवाब दीजिए। और बाबर को क्या न्यायालय ने सब दोषी माना है? किस मुंह से बात कर रहे हैं? बाबरी मस्जिद क्या बाबर को दोषी माना है न्यायालय ने? बता दे कोई। एक सेकंड, एक लाइन में एक आखिरी सवाल पूछ लीजिए और यहाँ पर सवाल लेकर जवाब लेकर खत्म करें। और कोई सवाल है आपका? नहीं, इनको सजा मिली है तो अभी बताए क्यों नहीं कि किस कि हमारे साथियों ने, सारे साथियों ने कहा कि जनसैलाब ने गिराया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों दावा करते हैं कि हमने मंदिर बनाया? अगर जनसैलाब ने गिराया तो दावा इनका कैसा बनता है? मृतक पे कोई सवाल नहीं होता है। अब सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, मृतक पे कोई सवाल, कोई फैसला नहीं सुनाती। जब इंसान मर ही गया तो उसके सामने क्या फैसला सुनाए? आज 400 साल पहले अगर गड़ा मुर्दा कभी भी निकालेंगे तो वो बदबू करेगा ही करेगा। विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है कि ये सिर्फ बहला फुसला के जनता को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, मतलब कि एकदम अराजक तत्व वाला काम कर रहे हैं। कूट डालो, राज करो। हम लोग उससे आगे बढ़ गए हैं। मंदिर मस्जिद से हम लोग अभी अरब सागर पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। चलिए ठीक है, चलिए। वहाँ पर हम लोग जिस तरह से अरब सागर की डकैती रोक रहा है भारत, हमारे नौसैनिक, वहाँ की नौसेना वहाँ जिस तरह से डकैती रोक रही है। अभी कुछ दिन पहले आप पेपर में देखे होंगे कि एक जहाज पकड़ी गई और उसको जब डकैत लोग लिए और डकैत लोग जब उसको कब्जे में ले लिए, उन्होंने मदद की गुहार लगाई, तो भारत के नौसैनिक वहाँ पर पहुँचे और पहुँचने के बाद में जब उसको डकैतों से मुक्त कराया तो उसमें 22 मछुआरे पाकिस्तान के थे, और जब वो मुक्त हुए तो भारत जिंदाबाद, भारत माता की जय उन्होंने कहा था। चलिए बढ़िया। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोगों ने जो जितने सवाल हुए इसका जवाब दिए। राम मंदिर को लेकर के बड़ी इन्होंने घनी चर्चा की। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि इलाहाबाद से लगा हुआ भदोही, जहाँ से तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार उतारा गया और तृणमूल कांग्रेस का यहाँ पर कोई ना प्रवक्ता है ना कोई नेता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी ठीक है, आप लोग बड़ा आक्रोशित मत होइए, ठीक है, वो नहीं है, वो उनकी पार्टी जाने, उन्हें कैसे जीतना है कैसे हारना है।
खैर ये बड़ा सवाल है कि जिन्हें उतारा गया, जिनको उम्मीदवार बनाया गया, उनके साथ ही कांग्रेस से बोल रहे हैं हम जवाब देंगे, लेकिन साहब इतने सारे तो जवाब ले लिया आपसे, अब छोड़ दीजिए, तो चलिए बोल दीजिए। बहुत छोटे से जवाब के साथ आपका अंत करना चाहते हैं। जिस तरह कैसे बोले, जिस तरह से तृणमूल के प्रत्याशी, हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललितेश पद त्रिपाठी जी आए, भारतीय जनता पार्टी के पास खुद में कोई ऐसा वर्कर नहीं था जो कि ललितेश पद त्रिपाठी का सामना कर सके, इसलिए वर्तमान विधायक निषाद पार्टी को अपनी पार्टी का सदस्य बनाकर और बगैर उनकी सदस्यता समाप्त किए, बगैर उनकी सदस्यता, जब आप अपने दल से इस्तीफा देते हैं तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। बस एक लाइन में कांग्रेस के प्रवक्ता महेश जी हैं, हाँ, लेकिन इनका खुद का गठबंधन बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो पक्ष रख रहे हैं तृणमूल कांग्रेस। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, बस हो गया। और यहाँ पर लोगों ने जवाब दिए, और ये बड़ा सवाल है कि तृणमूल कांग्रेस का जो गठबंधन है कांग्रेस के साथ, वो बंगाल में बहुत ठीक नहीं रहा है। लेकिन फिलहाल अब जो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, वो बोलते रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। अब फिलहाल देखना है कि ये लोग आगे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होते हैं और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से चुनाव में आगे आती है और इंडिया गठबंधन से दो हाथ करती है चुनावी मैदान में। फिलहाल भदोही से रविशंकर के साथ गोविंद।